साथियों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, समीक्षा अधिकारी 2016 प्रथम रैंक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुदृष्टि पीसीएस पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस तथा यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत शामिल सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं वन लाइनर रूप में आप तक पहुँचा रहा हूँ। वन लाइनर प्रश्नोत्तरों की ये जो श्रृंखला है, ये आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। इसी श्रृंखला में आधुनिक भारत के इतिहास का ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का भाग 7 है। इसके 6 भाग मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 7। इसका पहला प्रश्न है, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस प्रकार के प्रश्न जो नए संस्थान स्थापित होते हैं, प्रथम होते हैं या उस समय समसामयिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1781 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, और किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, बनारस में सर्वप्रथम एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो यहाँ देखिए प्रश्न में ये एक उत्तर छिपा हुआ है कि सर्वप्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो बनारस में हुई। आगे है कि कब हुई? तो 1791 ईस्वी में हुई। और किसके द्वारा की गई? ये की गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? आपको पता होगा कि भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत में है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? विल्किंस के द्वारा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनुवाद वाले जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, आप देखिए। प्रश्न संख्या 6, 7 और 8, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, और तीनों सर विलियम जोन्स ने तीनों का अनुवाद किया। किसका किसका? कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने? सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखो, जयदेव कृत गीत गोविंद का, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का, गीत गोविंद दोनों इसका, और इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, ये तीनों अनुवाद अंग्रेजी में किसने किए? सर विलियम जोन्स ने किए। आप लिख लीजिए कि किसने किसने किए। इसके अलावा भगवत गीता का जो बताया मैंने आपको, किसने किया था अंग्रेजी अनुवाद? विल्किंस ने। और हितोपदेश जो है, हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वो भी विल्किंस ने ही किया था। ये 2 अनुवाद विल्किंस ने किए थे, और बाकी जो नीचे लिखे हैं ये तीनों अनुवाद किसने किए थे? ये सर विलियम जोन्स ने किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? तो ये सर्वप्रथम प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन को। किसको? माइकल मधुसूदन को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, बिशप कॉलेज की स्थापना किसने की? ये की थी डॉक्टर मिडल्टन ने 1818 ईस्वी में, और कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये इन्होंने की थी, प्रश्न संख्या 10 है, ये की थी कहाँ? कलकत्ता में। और कुछ दिनों बाद ये जो लॉर्ड डलहौजी ने स्थापना की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की, ये बंद हो गया था कलकत्ता में। तो इसके बाद जो असैनिक अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे, इनकी प्रशिक्षण जो है वो कहाँ होने लगा था? आगे मैंने अगले प्रश्न में शामिल किया है, हेलेबेरी इंग्लैंड में। यहाँ पर एक संस्थान था, वहाँ पर इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था। तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम 1 लाख रुपए की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई? चूँकि भारत में शिक्षा का विकास हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। इसके अलावा जो राजव्यवस्था की सीरीज चल रही है श्रृंखला, उसके 2 वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं। उसका तीसरा वीडियो हम जल्दी उपलब्ध कराएंगे, उसमें भी मैंने ये प्रश्न शामिल किया है, जिसमें सारे अधिनियम मैंने पढ़ाए हैं, चार्टर एक्ट पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर ये हुई थी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम शिक्षा पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। अब यहाँ पर आते हैं प्राच्य और पाश्चात्य विवाद पे। मतलब क्या हुआ था, ये डिसाइड हुआ कि जो शिक्षा है उसका माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम। तो वहाँ पर 2 गुट बन गए। एक था प्राच्य विद्या का समर्थक था, और दूसरा था पाश्चात्य विद्या का। प्राच्य विद्या अर्थात अपनी जो इसको मानता था कि इसको हिंदू और मुसलमानों को उनको उन्हीं की भाषा में ही शिक्षा दी जाए,
और दूसरा जो पाश्चात्य शिक्षा था, या जिसको बोल सकते हैं जो आंग्ल शिक्षा का समर्थक था, वो चाहते थे कि अंग्रेजी में इनको शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर दोनों गुटों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद में प्राच्य विद्या यानी जो हिंदी और उसके मूल रूप के समर्थक थे, इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था H.T. प्रिंसेप के द्वारा। और एक और थे, उनका नाम था H.H. विल्सन। ये जो थे, ये इन्होंने भी समर्थन किया था, लेकिन नेतृत्व की बात अगर आए तो H.T. प्रिंसेप ने किया था। अगर ये विकल्प में ना हो तो फिर आप H.H. विल्सन लगा सकते हैं। इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है, प्राच्य विद्या के समर्थकों ने किसकी शिक्षा नीति का समर्थन किया? तो वारेन हेस्टिंग्स और मिंटो की शिक्षा नीति का समर्थन किया था। और वारेन हेस्टिंग्स और मिंटो ने कहा था कि हिंदी एवं हिंदुओं और मुसलमानों को, इन्होंने क्या किया था, हिंदुओं और मुसलमानों को पुराने साहित्य के पुनरुत्थान पर अधिक जोर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने इस दल ने, मतलब किस दल ने, प्राच्य विद्या वाले इस दल ने इसमें विज्ञान के अध्ययन को भी महत्व दिया था और कहा था कि इनको इन्हीं की देसी भाषा में ही इनको शिक्षा दी जाए, जिससे यह भारतीयों के लिए अधिक फ़ायदेमंद हो। ठीक है, इसके फ़ायदेमंद हो और उनको इसमें सहजता भी हो। ये प्राच्य विद्या का ऐसा मानना था इसके समर्थकों का। तो ये इन्होंने जो H.T. प्रिंसेप हैं, इन्होंने किसकी शिक्षा नीति का समर्थन किया? वारेन हेस्टिंग्स और मिंटो की। वारेन हेस्टिंग्स और मिंटो से जुड़ा हुआ प्रश्न पिछली बार विशेष परीक्षा में आया था, समीक्षा अधिकारी में भी आया था इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कि ये किस शिक्षा नीति के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अब यहाँ पर आंग्ल शिक्षा की बात हो रही है। ये नेतृत्व किया गया था थॉमस मोनरो एंड एल्फिंस्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये अपना उत्तर पश्चिम प्रांत जो है, इसका जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनका नाम था जेम्स टॉमसन। इनके द्वारा की गई थी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। आप सब यहाँ पर देख लें, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश के नाम बदलते रहे हैं, राजधानी परिवर्तन होता रहा है। और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न समीक्षा अधिकारी में अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का कब नाम बदला और क्या बदला, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कहाँ से कहाँ को स्थानांतरित हुई। तो इससे जुड़े प्रश्न आप याद कर लें अच्छे से। अगला प्रश्न, जो भारत पर विभिन्न आयोग बने या कोई जो समितियां बनी उससे जुड़े हुए हैं, यहाँ प्रारंभ होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को। इसके बाद प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया? तो ये गठित किया गया था 1882 ईस्वी में। इसको आप 1882-83 कह सकते हैं, क्योंकि इसने 1883 में अपनी जो सिफारिशें थी वो प्रस्तुत की थी। तो हंटर शिक्षा आयोग अगर ये पूछा है किस वर्ष गठित किया है, 1882 विकल्प हो तो आप वही लगाइएगा। अगला प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग किस स्तर की शिक्षा पर केंद्रित था? तो हंटर शिक्षा आयोग केंद्रित था, मुख्यतः था प्राथमिक शिक्षा पर, लेकिन साथ में माध्यमिक शिक्षा भी था। लेकिन अगर विकल्प में केवल प्राथमिक शिक्षा है तो आप उसी पर लगाइएगा। हंटर शिक्षा आयोग किस स्तर की शिक्षा पर केंद्रित था? प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग की संस्तुति पर 1887 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये अपना उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हंटर शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम था लॉर्ड रिपन। और आप बताइए, लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन की उपाधि किसने दी थी? कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने ये विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की थी, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में शामिल भारतीय सदस्य थे, तो ये कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, सैयद हुसैन बिलग्रामी जो हैं, मैंने कल जब पढ़ाया था आपको वो राज्य व्यवस्था का दूसरा वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि ये किसी और परिषद में भी थे तो आप लोग बताइए किस में थे, और इंग्लैंड में वो थी परिषद, वहाँ के उसके भी सदस्य थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शैडलर विश्वविद्यालय आयोग किस वर्ष गठित किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और उसके बाद वाला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, शैडलर विश्वविद्यालय आयोग में शामिल 2 भारतीय थे। देखिए, पहले देख लेते हैं किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये गठित किया गया था 1917 ईस्वी में, और इसमें शामिल 2 भारतीय थे। कौन कौन? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद।
ठीक है। यहाँ पर ऊपर जो 1902 वाला विश्वविद्यालय आयोग था, इसमें बिलग्रामी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। और नीचे कौन, जो सैडलर आयोग है 1917 वाला, इसमें भारतीय दो कौन कौन थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर लीजिएगा कि कौन आयोग में थे 1902 वाले में और कौन सैडलर आयोग में थे। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की? तो ये सैडलर आयोग ने ही की थी, जो 1917 में स्थापित हुआ था, इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, अंग्रेजी सरकार ने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग किस भारतीय अंग्रेजी सरकार से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग किस भारतीय नेता ने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न संख्या 29 है, सर्वप्रथम किस भारतीय रियासत ने अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में मिल सकता है। ये प्रारंभ की थी बड़ौदा रियासत ने। अगला प्रश्न है, हार्टोंग समिति की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1929 अर्थात 1929 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा सार्जेंट शिक्षा योजना कब तैयार की गई? ये तैयार की गई थी कब? 1944 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 32 है, मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तुत की? तो ये यहाँ पर दो प्रश्न बने हैं। इसकी जो वर्धा योजना है ये प्रस्तुत की थी गांधी जी ने, और इस वर्धा योजना का ब्यौरा किस समिति ने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था जाकिर हुसैन समिति ने। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? तो विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था 1948 में अर्थात 1948 ईस्वी में। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 अर्थात 1953 ईस्वी में हुई थी। दौलत सिंह कोठारी, ये कोठारी जो आयोग बना था, कोठारी शिक्षा आयोग, इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी, इनकी अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में हुई थी। और फिर जो कोठारी शिक्षा आयोग बना था, इसी की सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। तो अगला प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है कि इसकी सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 1968 ईस्वी में। अभी जो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये कौन सी शिक्षा नीति है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और कब आई है? ये तो बहुत आसान है, 2020 में आई है। और पूछा गया था कितने वर्ष बाद आई है, ये समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि इससे पहले जो आई थी वो आई थी 1986 ईस्वी में, तो ये पूरे 34 वर्ष बाद आई है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी? तो ये की गई थी 6% यानी 6% की रिकमेंडेशन थी कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए। द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1986 ईस्वी में, और इसके बाद 2020 में नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसके बाद भारत में अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना सर्वप्रथम किसकी थी? तो ये थी चार्ल्स ग्रांट की। चार्ल्स ग्रांट ने ही भारत में, मतलब ऐसा विचार इनके दिमाग में आया था कि भारत में अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछा दिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इन्हीं को ही, किसको? चार्ल्स ग्रांट को ही। प्रश्न संख्या 42 है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक था। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। अच्छा, आप लोग बताइए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या था? इसके अंतर्गत एक वो बनाया गया था कि शिक्षा जो है वो सबसे उच्च तबके को ही दी जाए, जिससे ये शिक्षा धीरे धीरे छन छन के, निस्यंदन का अर्थ होता है छनना, मतलब ऊपर से छन छन के नीचे तक जाती रहे। तो ये एक अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था, और इसका प्रतिपादक कौन था? यहाँ पर प्रश्न है, और कौन प्रतिपादक था? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया? देखिए, दो प्रश्न अलग अलग हैं। एक है इसका प्रतिपादक कौन था, तो अगर प्रतिपादक पूछा जाएगा तो लॉर्ड मैकाले, लेकिन इसको सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया? ये लागू किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। अगला प्रश्न है, ऑब्जर्वेशन, ये एक पुस्तक का नाम है जो आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमॉन्ग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये पुस्तक, इसके लेखक कौन हैं? तो चार्ल्स ग्रांट ही हैं, जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहे जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है, आप इसको लिख लीजिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुरानी पुस्तकें कभी कभी जो इतिहास में शिक्षा से जुड़ी होती हैं या प्राचीन पुस्तकें होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं इनके विषय, तो वो आते रहते हैं, रिपीट होते हैं उससे प्रश्न।
अगला प्रश्न है बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति, ये त्रिमूर्ति है श्रीरामपुर त्रयी, ये इसका नाम था, उपाधि दी गई थी, इस नाम से मशहूर थे। कौन कौन थे इसमें शामिल? विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड, इन तीनों के नाम आपको याद कर लेने हैं, पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि इस श्रीरामपुर त्रयी में शामिल नहीं थे और ये 3 विकल्प दिए होंगे, एक और कोई नाम होगा, तो आपको पहचानना होगा कि कौन नहीं था। ठीक है, 3 जो अच्छे से आपने याद कर रखा होगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? यहाँ पर देखिए स्थापना की बात नहीं हो रही है, शिलान्यास की बात हो रही है, यानी पत्थर वहाँ पर, शिलान्यास का अर्थ क्या होता है? किसने वहाँ पर उद्घाटन किया के, या पत्थर किसके नाम से लगा, या किसने उद्घाटन किया? वो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को इसका शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न है किस भारतीय विचारक ने विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड है और अति महत्वपूर्ण है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, और ये की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था 1986 ईस्वी में। और ऐसे प्रश्न जो ऑपरेशन शिक्षा से संबंधित प्रारंभ किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है या सर्व शिक्षा अभियान है, ये किस किस वर्ष प्रारंभ किए गए, तो ये मैच कराने को आ जाते हैं, एक तरफ ये लिखे होंगे, दूसरी तरफ इनके प्रारंभ करने का वर्ष लिखा होगा, और आपसे कहा जाएगा कि इसमें मैच कराइए नीचे विकल्पों से। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और मतलब अवश्य आते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49, 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थीं, तो इनका नाम था, कलकत्ता विश्वविद्यालय कह सकते हैं इसको, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थीं कादम्बिनी गांगुली। और अंतिम प्रश्न इसका PDF का है, जो महत्वपूर्ण वन-लाइनर टेस्ट चल रहे हैं, इस भाग का अंतिम प्रश्न है किस अंग्रेज को फादर ऑफ इंडोलॉजी, ये इनको उपाधि दी गई थी कि संख्या लिख गया गलत है, संज्ञा प्रदान की गई थी, ये प्रदान की गई थी विलियम जोन्स को। तो ये कुल 50 प्रश्न मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए थे। आप सब बताएं कि प्रश्नों की गुणवत्ता कैसी है और प्रश्न आपको कैसे लगे। आप सब साथ में इनके नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि बाद में फिर आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और परीक्षा में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सारे प्रश्न कहाँ से और कैसे हल कर दिए। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको परीक्षा में एज इट इज मिलेंगे, या हो सकता है थोड़ा रूप बदल के जो हमने प्रश्नों में ही उत्तर शामिल किए हैं वही उसी में प्रश्न बन जाए। तो ये कुल 50 प्रश्न पूरे हुए। धन्यवाद।